नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर में। तो आज हिस्ट्री की 5th वीडियो है जिसमें मैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाने वाली हूँ। तो उसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 5 है, एनसीईआरटी 6 क्लास की हिस्ट्री है। तो इसमें बताया गया है जनपद के बारे में, महाजनपद के बारे में, उसके बाद इसमें सामाजिक वर्ग थे, इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए कुछ मेन टॉपिक्स को देख लेते हैं जो सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से देखिए, इस समय 4 सामाजिक वर्ग थे। उसमें से थे एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 सामाजिक वर्ग थे। इसको ब्राह्मण जो है, इसमें ब्राह्मण को वेदों का अध्ययन करने के लिए रखा गया था कि ब्राह्मण जो है वो बस वेदों का अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद है क्षत्रिय। क्षत्रिय को क्या था कि यह युद्ध का काम करते थे। उसके बाद है वैश्य। वैश्य लोग जो थे, ऐसे लोग थे जो खेती, पशुपालन तथा व्यापार करते थे। उसके बाद है शूद्र। शूद्र जो थे सबसे लास्ट में था, इसको उतना समाज में मान्यता नहीं था। इसको यह मान्यता था कि चारों वर्ग का सेवा करेगा, मतलब तीनों वर्ग जो था इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों का सेवा करेगा कौन? शूद्र। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक में है मगध। मगध बहुत इंपॉर्टेंट है। मगध को आप लोगों को पढ़ जाना है, रट जाना है, इसका कॉन्सेप्ट भी समझना है कि इसमें बताया क्या गया है। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं मगध के बारे में। गंगा और सोन नदी मगध से होकर गुजरती थी। मगध से गंगा और सोन नदी होकर गुजरती है। उसके बाद है मगध। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। मगध जो है जंगलों से भरा हुआ है, उसका एक हिस्सा। जंगलों से रथ, गाड़ी, घर बनाने की लकड़ियाँ प्राप्त होती थी। जंगल से जो था रथ, गाड़ी, घर बनाने का लकड़ियाँ मिलता था। मगध का जो विजय का कारण था वो जंगल ही था। जंगल जो था मगध का विजय का कारण था। उसके बाद चलिए देखते हैं, यहाँ लो एक्स की खदानें मिलती थी। मगध का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि इसमें लो एक्स मिलता था मगध में। उसके बाद चलिए और पॉइंट देख लेते थे। मगध में 2 शक्तिशाली राजा था, जिसका एक था बिंबिसार तथा अजातशत्रु। ये दोनों बहुत शक्तिशाली राजा था मगध का। उसके बाद इसकी राजधानी राजगृह थी, बाद में इसे पाटलिपुत्र कर लिया गया था। जो मगध की राजधानी थी राजगृह थी, बाद में इसको पाटलिपुत्र कर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का अश्वमेध यज्ञ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को स्टार मार्क लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको देखते हैं। अश्वमेध करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। जो अश्वमेध यज्ञ करता था जो राजा, वो बहुत शक्तिशाली होता था। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, इस यज्ञ में घोड़े को लोगों की देखरेख में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। इसमें एक घोड़ा लिया जाता था, राजा घोड़ा को स्वतंत्र छोड़ देता था अपने आदमियों की देखरेख में। और जो राजा इस घोड़े को पकड़ता था तो अश्वमेध करने वाला राजा उसके साथ युद्ध करता था। युद्ध में इस राजा को हराना पड़ता था, जो राजा घोड़ा को पकड़ता था। अगर उसको जाने दिया तो समझ जाना है कि यह राजा जो अश्वमेध यज्ञ कराता है यह शक्तिशाली है, बजाय इसके जो घोड़े को जाने दिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, इसको पढ़ते हैं पहले। इस यज्ञ में घोड़े को लोगों की देखरेख में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। अगर इस घोड़े को दूसरे राजा ने पकड़ा तो उसे युद्ध करना पड़ता था। अगर इस घोड़े को आगे जाने दिया जाए तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा अधिक शक्तिशाली माना जाता था। उसके बाद चलिए अश्वमेध यज्ञ से और एक पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। तो यह यज्ञ पुरोहितों द्वारा पूरा किया जाता था तथा विभिन्न राजाओं को आमंत्रित किया जाता था। जो यह यज्ञ होता था इसमें पुरोहित ही इसका अनुष्ठान पूजा पाठ करता था और इसमें बहुत सारा राजा को आमंत्रित किया जाता था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है जनपद। जनपद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से देखना है। तो देखिए जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। जहाँ जन बसते थे उसको जनपद कहा जाता था। उसके बाद महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपद के राजा कहलाने लगे। जो थे जन के राजा, तो उसके बाद इन्होंने महायज्ञ किया। महायज्ञ के बाद ये जन के राजा नहीं, ये जनपदों के राजा कहलाने लगे। उसके बाद और एक टॉपिक है बज्जी। बज्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना है। बज्जी तो था, इसकी राजधानी वैशाली थी। यह मगध के समीप था। यहाँ शासन व्यवस्था गण संघ की थी। गण संघ से तात्पर्य है यहाँ कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे और कभी वैसे भी राजा होते थे। गण संघ से तात्पर्य है कि यहाँ कई प्रकार के शासक होते थे और कभी कभी यह भी देखा गया है कि लोग एक साथ शासन करते थे और वैसे भी जो थे राजा कहलाते थे। उस पर चलिए अश्वमेध यज्ञ के यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स है जो याद करना है। अश्वमेध यज्ञ राजा के प्रभुत्व का प्रतीक था। अश्वमेध यज्ञ जो करता था वो राजा के प्रभुत्व का, कि राजा कितना शक्तिशाली है। उसके बाद राजा के उपलब्धियों का वाचन जो करता था सारथी कहलाता था। जो अश्वमेध यज्ञ होता था उसमें एक सारथी रहता था, सारथी नाम का आदमी, जो राजा के उपलब्धियों का वाचन करता था। यज्ञ में सबको बता रहा था कि राजा ये काम किया, वो काम किया। क्योंकि युद्ध में जो था ना, अश्वमेध यज्ञ जो हुआ वो इसमें उपलब्धियों का वाचन करता था। और जब राजा युद्ध करने जाता था उसके साथ सारथी रहता था। सारथी होता है जो रथ को खींचता है, उसको सारथी कहा जाता है। सारथी हमेशा राजा के साथ रहता था। तो अश्वमेध यज्ञ में वो अपने राजा का गुणगान बखान करता था कि राजा ऐसे किया, वैसे किया, राजा के सारे कामों का वाचन करता था। उसके बाद राजा के बैठने का आसन बाघ के खाल से बना हुआ रहता था। अश्वमेध यज्ञ में राजा बैठता था अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, तो उसके बैठने का जो आसन होता था बाघ के खाल का बना होता था। इससे यह प्रतीत होता है कि राजा बहुत शक्तिशाली था। तो चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट। जो पुराना किला स्थित है वो दिल्ली में है। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास है। और तिरंजी खेड़ा जो उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित है। ये तीनों जो है ये जनपदकालीन बस्तियाँ थी। ये तीनों जनपदकालीन बस्तियाँ थी। उसका देखिए महाजनपद। महाजनपद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना है, इसको पढ़ना ही है। सीटेट में बार बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए ये था 2500 साल पहले
महाजनपद काल हुआ। इसमें 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों को आप लोग को एनसीईआरटी से एक बार देख लेना है, उसके नाम याद कर लेना है। उसके बाद है लोहे का उपयोग स्टार्ट हो गया था कृषि में। महाजनपद काल में ही लोहे का उपयोग स्टार्ट हो गया था महाजनपद काल में ही। उसके बाद हल लोहे का बनने लगा। हल लोहे का बनने लगा तो अच्छा से खेती का जुताई होने लगा, तो फसल में भी तो बढ़ोतरी होगी। तो एक पॉइंट है कृषि में लाभ यानी फसल की उपज ज़्यादा होने लगी। देखिए पॉइंट में क्या बताइए, कृषि में लाभ यानी फसल की उपज ज़्यादा होगी। अब कृषि में लोहे का हल उपयोग होगा, तो यही बात है कि यही कारण है जो फसल की उपज ज़्यादा होगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट में है मगध एक महान शक्तिशाली जनपद था। मगध जो था महान शक्तिशाली जनपद था। उसके बाद कुछ पॉइंट्स है जिसको रटना है। देखिए कुछ पॉइंट्स को इसको रट जाना है बस, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं, इसको रटना है। अच्छी तरह से बोला गया जो मंत्र होता था उसको सूक्त कहा जाता था। जातक का अर्थ होता है स्टोरेज। उसके बाद वार्ता मतलब होता है कृषि भी करते हो और व्यवसाय भी, उसको क्या कहा जाता है, वार्ता। ये सब शब्द जो है ना कभी कभी कथन कारण वाले क्वेश्चन में दे दिया जाता है, तो आप लोग को ये सबको याद करके रखना होगा। उसके तभी आप लोग कथन कारण वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद पुराण को कहा जाता था पुराना या ओल्ड। तो उन सब चीज़ों को माइंड में रखना है, आपको कथन कारण वाले क्वेश्चन में मदद करेगी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक काल में जो चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वैदिक काल से इन बर्तनों पर ज्यामितीय आकृतियों के रूप में चित्रकारी मिलती है। ये सब एनसीईआरटी में सब का फोटो दिया हुआ है 6 क्लास के एनसीईआरटी में, तो आप लोग देख सकते हैं। बिना किताब पढ़े कुछ नहीं हो सकता है, किताब पढ़ना ही पड़ेगा और कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना होगा। कॉन्सेप्ट जब तक नहीं रहेगा आप लोग सीटेट का क्वेश्चन कैसे समझिएगा, और समझिएगा नहीं तो बना नहीं पाइएगा, क्योंकि सीटेट एग्जाम में 1-लाइनर क्वेश्चन नहीं होता है, उसको समझ करके ही बनाना पड़ता है। तो देखिए ये सब मैं शॉर्ट नोट बनाई थी जब मैं सीटेट का एग्जाम की तैयारी करती थी, तो आप लोग से शेयर कर रही हूँ। ये सब शॉर्ट नोट की तरह काम आएगा, मगर किताब तो पढ़ना ही पड़ेगा। बिना किताब पढ़े कॉन्सेप्ट बिना समझे क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग देखिए उसका नेक्स्ट टॉपिक है आहत सिक्के। चांदी और तांबे के बने होते थे। आहत सिक्के जो थे वो चांदी और तांबे के बने होते थे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। धातु को गलाकर बनाना ही आहत सिक्का का अर्थ है। धातु को गला करके जो सिक्का बनाया जाता था उसको आहत सिक्का कहा जाता था, और आहत सिक्का ज़्यादातर चांदी और तांबे के बनते थे, और 2500 वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद चलिए एक कर है, इसको भी याद करना। टैक्स का नाम है भाग नामक कर। उपज का 1/6% कर लिया जाता था। जो भी फसल उगता था उसमें भाग नामक कर होता था, उसमें उपज का 1/6% कर ले लिया जाता था। उसके बाद है अजातशत्रु, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना है। अजातशत्रु वज्जी पर आक्रमण करने की सलाह है तो अपने मंत्री वर्षकार को बुद्धि के पास भेजा। अजातशत्रु जो था वज्जी पे आक्रमण करने वाला था, और ये आक्रमण करने से पहले सलाह लेने के लिए अपने मंत्री वर्षकार को बुद्धि के पास भेजा। इस पॉइंट को याद रखना है, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है। उसके बाद मगध का जो जीत का कारण बना, एक यही कारण है कि मगध में जीत का कारण जंगलों की अधिकता। जंगल अधिक थे तो जंगल से काट के लकड़ी लाते थे, गाड़ी बनाते थे। वहाँ पे हाथी मिल जाता था, वहाँ पे बहुत प्रकार की सुविधाएं मिल जाती थी, जिससे युद्ध करने में आसानी होता था, मदद मिलता था। तो जंगलों की अधिकता भी एक कारण है मगध की जीत का। उसके बाद उपजाऊ भूमि, क्योंकि लोहे की खदान मिला था यहीं पर मगध में, और लोहे का हल्का भी प्रयोग होने लगा था, तो उपजाऊ भूमि भी थी और लोहे का खान। ये तीनों जो है पॉइंट्स मगध की जीत का कारण है। उसका एक कर है, कर का नाम है वृष्टिकर बगैर परिश्रमिक दिए हुए लिया गया कर था। मतलब यह जो कर था बगैर परिश्रमिक दिए हुए लिया गया कर था, जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया। इसको जबरन लिया जाता था आदमी से, मतलब लोगों से। वृष्टिकर जो था जबरन लिया जाता, बगैर पारिश्रमिक दिए हुए लिया जाता था। इसका कोई मूल नहीं था, इसको बस जबरन से इसको जो लिया जाता था लोगों से, जबरन वृष्टिकर को। बस इतना याद रखना कि वृष्टिकर जो था जबरन श्रमिकों से लिया जाता था। उसके बाद चलिए यहीं तक था ये चैप्टर, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स मैं बताए आप लोगों को। अगर आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।